हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एग्ज़ामर्स में। मेरा नाम है दीपक मालविया और आज हम पढ़ने वाले हैं मौर्य काल के टॉप मोस्ट IMP 30 क्वेश्चंस। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला प्रश्न है, सम्राट अशोक का एकमात्र उत्कीर्ण शिला रूप चित्र कहाँ पर पाया गया है? तो एकमात्र उत्कीर्ण शिला रूप चित्र पाया गया है कंगनहल्ली में। इसका सही आंसर है कंगनहल्ली। अगला प्रश्न है, यूनानी और अरमाइक भाषा में खुदा अशोक का एक द्विभाषी उत्कीर्ण लेख मिला है। तो अशोक का एक द्विभाषी उत्कीर्ण लेख मिला है, कहाँ से मिला है? तो यह मिला है कंधार में। कंधार में अशोक का एकमात्र द्विभाषी उत्कीर्ण लेख मिला है। वह दो भाषा हैं, यूनानी भाषा और अरमाइक भाषा। अगला प्रश्न है, चंद्रगुप्त मौर्य का प्राचीनतम अभिलेखी उद्धरण निम्न में से किस अभिलेख में मिलता है? यह राजस्थान PSC 2010 में पूछा गया है। तो चंद्रगुप्त मौर्य का प्राचीनतम अभिलेखी उद्धरण रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख में मिलता है। अगला प्रश्न है, मौर्य शासनकाल में पिंडकर एक कर था। तो पिंडकर कौन सा कर था? यह UPSC 2009 में पूछा गया है। तो पिंडकर एक ग्राम से संयुक्त रूप से संग्रहित कर था। एक गांव से जो सामूहिक रूप से कर लिया जाता था उसे मौर्य काल में पिंड कर कहा जाता था। अगला प्रश्न है, निम्नांकित में से किसकी तुलना मेकियावेली के प्रिंस से की जा सकती है? तो इसका सही आंसर है कौटिल्य के अर्थशास्त्र की तुलना मेकियावेली के प्रिंस से की जा सकती है। अगला प्रश्न है, मौर्य प्रशासन में राजस्व का संग्रह अधिकारी था। राजस्व का संग्रह किस अधिकारी के द्वारा किया जाता था? UPPCS 2010 में पूछा गया है। तो समाहर्ता नामक अधिकारी राजस्व संग्रह का अधिकारी था। राजस्व संग्रह किसके द्वारा किया जाता था? समाहर्ता नामक अधिकारी के द्वारा किया जाता था। अगला प्रश्न है, अशोक के अभिलेख और ब्राह्मी लिपि को सर्वप्रथम किसने पढ़ा? किसके द्वारा पढ़ा गया? तो जेम्स प्रिंसेप ने पढ़ा। जेम्स प्रिंसेप ने 1837 में 1837 में सर्वप्रथम अशोक के अभिलेख को पढ़ा। UPSC 2007 में पूछा गया है ये जेम्स प्रिंसेप। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने कहा कि चंद्रगुप्त मौर्य ने 6 लाख सैनिकों की सहायता से संपूर्ण भारत को रौंद डाला? UPSC 2004 में पूछा गया है ये। तो वह है प्लूटार्क। प्लूटार्क ने कहा है कि चंद्रगुप्त मौर्य ने 6 लाख की सेना की सहायता से संपूर्ण भारत को जीत लिया था, रौंद डाला था। उनका नाम है प्लूटार्क। अगला प्रश्न है, अर्थशास्त्र में दिए गए वर्णन के अनुसार अंतपाल नामक अधिकारी का क्या कर्तव्य था? अंतपाल नामक अधिकारी क्या काम करता था? UPSC 2008 में पूछा गया है। तो अंतकाल नामक अधिकारी मार्गों की सुरक्षा तथा उनका रखरखाव यह कार्य देखता था। मार्गों की सुरक्षा और उनका रखरखाव यह किसकी जिम्मेदारी थी? यह अंतपाल नामक अधिकारी की जिम्मेदारी थी। अगला प्रश्न है, सप्तांग सिद्धांत
को किसने प्रतिपादित किया था? एनडीए 2010 में पूछा गया है यह प्रश्न। तो सप्तांग सिद्धांत कौटिल्य के द्वारा प्रतिपादित किया था। कौटिल्य ने सप्तांग सिद्धांत दिया था। कौटिल्य चंद्रगुप्त मौर्य के प्रधानमंत्री और गुरु थे। अगला प्रश्न है, लुम्बिनी गौतम बुद्ध का जन्म स्थान था, इसका समर्थन किसके एक अभिलेख से होता है? तो अशोक का एक अभिलेख है जो यह बताता है कि लुम्बिनी गौतम बुद्ध का जन्म स्थान है। यह यूपीपीसीएस 2007 में पूछा गया है। अगला प्रश्न है, चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में सौराष्ट्र में सुदर्शन झील के निर्माण का श्रेय निम्नलिखित में से किसे है? तो सौराष्ट्र झील का निर्माण वेश्य पुष्पगुप्त ने किया है। किसने किया है सुदर्शन झील का निर्माण? वेश्य पुष्पगुप्त ने किया है। अगला प्रश्न है, अशोक के निम्न में से किस शिलालेख में 1 ग्राम की भू राजस्व में रियायत का उल्लेख है? तो वह शिलालेख है लुम्बिनी का स्तंभ लेख। लुम्बिनी के स्तंभ लेख से पता चलता है कि अशोक ने 1 ग्राम के भू राजस्व में रियायत दी थी। अगला प्रश्न है, मौर्य काल में भूमि कर, जो कि राज्य की आय का मुख्य स्रोत था, का सर्वोच्च अधिकारी कौन था? राजस्थान पीएससी 2010 में पूछा गया है यह। तो खेतों पर जो टैक्स लगता था, भूमि पर जो टैक्स लगता था, उसका सर्वोच्च अधिकारी था सीताध्यक्ष। सीताध्यक्ष भूमि कर का सर्वोच्च अधिकारी था। अगला प्रश्न है, अशोक के बाद मौर्य साम्राज्य पश्चिमी और पूर्वी 2 भागों में बट गया। बाद में किस मौर्य शासक के शासन में यह दोनों भाग फिर से मिल गए? तो संप्रति के शासनकाल में दोनों भाग फिर से एक हो गए, जो अशोक के बाद 2 भागों में बट गए थे। तो उस राजा का नाम है संप्रति। और बृहद्रथ मौर्य वंश का अंतिम शासक है, यह भी याद रखिएगा। मौर्य वंश का अंतिम शासक है बृहद्रथ। अगला प्रश्न है, मौर्य काल में लक्षणाध्यक्ष कौन था? तो टकसाल का प्रभारी कर्मचारी, जिसे लक्षणाध्यक्ष बोला जाता था। इसका सही आंसर है टकसाल का प्रभारी कर्मचारी। अगला प्रश्न है, अशोक की धम्म नीति का मुख्य सिद्धांत था। जेपीएससी 2010 में पूछा गया है यह प्रश्न। तो अशोक की धम्म नीति का मुख्य सिद्धांत स्वनियंत्रण था। स्वयं पर नियंत्रण करना ही अशोक की धम्म नीति का मुख्य सिद्धांत था। अगला प्रश्न है, निम्न को सुमेलित करें। यहाँ सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। यह यूपीएससी 2010 में पूछा गया है। तो चलिए देखते हैं। समाहर्ता, समाहर्ता क्या होता है? संग्राहक, यह टैक्स को संग्रहित करता है। ठीक है। सन्निधाता, सन्निधाता जो अधिकारी होता है वह कोषाध्यक्ष व भंडारा अध्यक्ष होता है। ठीक है। नागरक, नागरक जो अधिकारी होता है वह केंद्रीय लेखाधिकारी होता है। और जो अक्षपाटलिक जो होता है वह नगर मजिस्ट्रेट होता है। तो इसका जो सही आंसर है वह है 2, 1, 4, 3। तो इसका जो सही आंसर है 2, 1, 4, 3। अगला प्रश्न है, सार्थवाह किसे कहते हैं? तो सार्थवाह व्यापारियों के काफिले के प्रधान को कहा जाता है। व्यापारियों के काफिले के प्रधान को
सार्तवाह कहा जाता है। यह यूपी पीसीएस 2008 में पूछा गया है। अगला प्रश्न है, अशोक ने बौद्ध होते हुए भी हिंदू धर्म में आस्था नहीं छोड़ी। इसका प्रमाण है देवा नाम प्रिय की उपाधि। अशोक ने देवा नाम प्रिय की उपाधि ग्रहण की थी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा स्रोत मौर्यों के नगर प्रशासन का विस्तृत विवरण प्रस्तुत करता है? तो वह है मेगस्थनीज की इंडिका। अगला प्रश्न है, मौर्यकालीन प्रशासन में प्रदेष्टा नामक अधिकारी का पद क्या था? तो इसका सही आंसर है कंटक शोधन न्यायालय का न्यायाधीश। कंटक शोधन न्यायालय के न्यायाधीश को प्रदेष्टा कहा जाता था। अगला प्रश्न है, निम्न को सही सुमेलित करें। तो चलिए मिलान करते हैं। प्रशासता नामक जो अधिकारी होता है वह राज्य की आज्ञाओं को लिपिबद्ध करने वाला अधिकारी था, जिसको क्या बोला जाता था? प्रशासता। अंतर्वसिक जो अधिकारी था वह सम्राट के अंगरक्षक सेना का प्रधान था। तो सम्राट की अंगरक्षक सेना का प्रधान क्या था? अंतर्वसिक। तीसरा है कर्मांतिक। तो कर्मांतिक जो अधिकारी था वह खानों का प्रमुख था। जो भी उत्खनन खनन जिन खानों में किया जाता था उनका जो प्रधान अधिकारी था उसे बोला जाता था कर्मांतिक। और जो व्यवहारिक था वह मुख्य न्यायाधीश था, चीफ जस्टिस। चीफ जस्टिस को बोला जाता था व्यवहारिक। का सही आंसर है 2, 1, 4, 3। तो इसका ऑप्शन देखते हैं कौन सा है। तो जो सही ऑप्शन है वह डी है, 2, 1, 4, 3। अगला प्रश्न है, मौर्य काल में शिक्षा का सर्वाधिक प्रसिद्ध केंद्र था। तो शिक्षा का सर्वाधिक प्रसिद्ध केंद्र मौर्य काल में था तक्षशिला। तक्षशिला। तक्षशिला विश्व स्तर का सबसे प्राचीन विश्वविद्यालय है। और जो नालंदा है यह भारतीय स्तर पर, भारत के स्तर पर सबसे प्राचीन विश्वविद्यालय है। और नालंदा विश्वविद्यालय का जो निर्माण करवाया था वह कुमारगुप्त प्रथम ने करवाया था। अगला प्रश्न है, पोतवाध्यक्ष का कार्य किसका निरीक्षण करना था? तो पोतवाध्यक्ष का कार्य माप तोल का निरीक्षण करना था। माप तोल का निरीक्षण करना पोतवाध्यक्ष का कार्य था। तो इस अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किन शासकों ने गिरनार क्षेत्र में जल संसाधन व्यवस्था की ओर ध्यान दिया? यूपी पीसीएस 2007 में पूछा गया है। तो किन शासकों ने गिरनार क्षेत्र में जल संसाधन व्यवस्था की ओर ध्यान दिया? तो वह हैं चंद्रगुप्त मौर्य, अशोक और रुद्रदामन। महापद्मनंद नहीं है। तो इसका सही आंसर है 2, 3 और 4। तो अगला प्रश्न है, अशोक के अधीन मौर्य राजतंत्र का सबसे सही वर्णन निम्नलिखित में से कौन सा होगा? यह एसएससी 2009 में पूछा गया है। तो इसका आंसर है केंद्रीकृत एकाधिपत्य। मौर्य राजतंत्र का सबसे सही वर्णन है केंद्रीकृत एकाधिपत्य। अगला प्रश्न है, अशोक ने किस बौद्ध साधु से प्रभावित होकर बौद्ध धर्म अपनाया? तो किस बौद्ध साधु से प्रभावित होकर अशोक ने बौद्ध धर्म अपनाया? उनका नाम है उपगुप्त। उपगुप्त से प्रभावित होकर अशोक ने बौद्ध धर्म अपनाया। यह एसएससी 2010 में पूछा गया है।
अगला प्रश्न है, अर्थशास्त्र के अनुसार सीता भूमि का अभिप्राय है, मतलब किस भूमि को सीता भूमि कहा गया है? तो इसका सही आंसर है जनजातियों द्वारा जोती जाने वाली भूमि। जनजातियों द्वारा जिस भूमि पर खेती की जाती थी उस भूमि को सीता भूमि कहा गया है कौटिल्य के अर्थशास्त्र में। अगला प्रश्न है, अशोक की प्रशासनिक नीति में भारी परिवर्तन किस घटना से आया? तो अशोक की प्रशासनिक नीति में भारी परिवर्तन कलिंग के युद्ध से आया। कलिंग के युद्ध ने अशोक का हृदय परिवर्तन कर दिया और इसके बाद उसने युद्ध को त्याग दिया, अहिंसा को त्याग दिया और सद्भावना पर बल दिया, धम्म की नीति को अपनाया। यह प्रश्न भी एसएससी 2009 में पूछा गया है। तो यहाँ ये वीडियो समाप्त होता है। इसका पार्ट 2 भी बनेगा जिसमें और कुछ नए प्रश्न ऐड किए जाएंगे और कुछ हमारी टीम द्वारा बनाए गए हैं वो भी इसमें ऐड किए जाएंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने स्टडी ग्रुप में, दोस्तों के ग्रुप में इसे शेयर करें। धन्यवाद। जय हिंद।